नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे युवा हैं जो ना केवल मधुमक्खियों को बचाने के काम में जुटे हुए हैं, बल्कि शहद उत्पादन के साथ यहाँ के जो मौन पालक हैं उनके जीवन में भी मिठास घूर रहे हैं। हमारे स्टूडियो में हैं कुणाल जी। कुणाल मूलतः तो नूरपुर के रहने वाले हैं। इनकी ज़िंदगी का सफ़र चंडीगढ़ से होते हुए दिल्ली और उसके बाद दोबारा से जड़ों की ओर वापसी कर रहा है। कुणाल जी टेनेसियस बी कलेक्टिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हैं। ये कंपनी हिमाचल प्रदेश में गुणवत्तापूर्वक शहद और मौन पालकों के जीवन को ऊपर उठाने के प्रयास में जुटी हुई है। हम कुणाल जी से सीधा बात करते हैं। कुणाल जी, जो आपकी कंपनी है उसका क्या मैंडेट है, पहले हमें ये बताएं। तो मेरी कंपनी का मैंडेट है मधुमक्खियाँ जी। मधुमक्खियों की सुरक्षा, मधुमक्खी पालकों की सुरक्षा और मधुमक्खी ऐसे इन्वायरमेंट में पनप सके उस इन्वायरमेंट की सुरक्षा जी। तो यही हमारी मैंडेट है। इसी मैंडेट के साथ हम काम करते हैं कि हम कुछ भी काम करें उसका जो एंड प्रॉफिट है वो मधुमक्खी तक पहुँचे, मधुमक्खी को जो पाल रहे हैं उन तक पहुँचे, मधुमक्खी पालने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो उस पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, उन रक्षकों तक पहुँचे। जी। आपने कांगड़ा जिला को अपने ऑपरेशन के लिए चुना, उसके पीछे का क्या क्या रीज़न है? क्या कोई ऐसी स्टडी आपके पास थी कि आप पूरे हिमाचल को घूमने के बाद एक कांगड़ा को अपना कंपनी का एक सेंटर बनाया जहां से आप ये काम कर रहे हैं? इसकी ऐसी कोई खास वजह नहीं थी, लेकिन आई थिंक ये सर्कमस्टांसेस इस तरह से हुए कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ जुड़ती गई। जी। मेरे को सबसे पहले जो ज्ञान मिला मधुमक्खी पालन के ऊपर वो प्रभात जी से मिला, जो कि यहीं के कांगड़ा जिला की एक काफ़ी बुजुर्ग मौन पालक और एक शिक्षक रह चुके हैं। जी। उनके अलावा जब मैंने इसके बारे में और जानकारी जानना शुरू करी जी। तो मुझे डॉक्टर हरीश जी मिले, जो कि नौनी यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट रिटायर हुए हैं। जी। उन्होंने मेरे को दिशा निर्देश दिए थोड़े बहुत और मार्गदर्शन किया कि कांगड़ा एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत टाइम से मधुमक्खी पालन हो रहा है। जी। यहाँ पे हमारे एक ऐसा बीज रिसर्च सेंटर है जो कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले मधुमक्खी लेके आया था। जी। और अगर मेरे को मधुमक्खी पालन के बारे में जानना है तो मेरे को जड़ों से जुड़ना पड़ेगा और जड़ें उनके मुताबिक कांगड़ा से शुरू होती है। जी। तो इसलिए मैं कांगड़ा पहुँचा और कांगड़ा में ढूंढते ढूंढते लोगों से मिलते मिलाते मैंने एक गाँव में पहुँचा, बड़सर गाँव, और फिर वहाँ पे मैंने 5 साल पहले अपना बेस बना लिया। कुणाल जी, अभी एट प्रेजेंट कितने जो मधुपालक हैं, मधुमक्खी पालक हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, कहाँ के वो लोग हैं, और कितने लोग जो है जो आपका यहाँ पे जो बेस है जहाँ पे आप इसमें वैल्यू एडिशन करते हैं शहद में, ऐसे कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? जी, हमारा अभी एक काफ़ी छोटा सा प्रोजेक्ट है। तो हम लोग अभी हिमाचल, मैं बोलूँगा पूरा वेस्टर्न हिमालयस, जो इंडियन वेस्टर्न हिमालयन रीजन है जिसमें कश्मीर से लेके उत्तराखंड तक आता है, इसमें अलग अलग तरह से अलग अलग लोग जुड़े हैं मेरे साथ। हमारे साथ इस समय मौन पालक जुड़े हैं कश्मीर से, श्रीनगर से, अनंतनाग से। हिमाचल में हमारे साथ जुड़े हैं भरमौर से, सलूनी से, लाहौल स्पीति से, मनाली से, और कांगड़ा तो हमारा घर है, कांगड़ा से जुड़े हैं। और धीरे धीरे हम उत्तराखंड की तरफ बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में भी सिमिलर इसी तरह का इन्वायरमेंट होता है, इसी तरह की परेशानियां होती हैं, तो हम वहाँ पे भी धीरे धीरे काम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा जो गांव है, यहाँ जो बेस है, यहाँ पे हमारे साथ डायरेक्टली 8-9 लोग काम करते हैं जो कि गद्दी समुदाय से संबंध रखते हैं। जी। और यहाँ पे हमारे पास ज़्यादातर महिलाएं ही काम करती हैं। और हम यहाँ पे मधुमक्खी के मोम से लेके मधुमक्खी पालन में जो भी एक्सटेंडेड एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे मधुमक्खी पालन के लिए ज़रूरी फूलों की सैपलिंग्स या मधुमक्खी पालन से निकले हुए शहद के अलावा जो और चीज़ें होती हैं, मोम हो चाहे प्रोपोलिस हो, उनके ऊपर रिसर्च की जाती है और उनसे एंड यूज़र प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। फ़िलहाल हम मोमबत्तियाँ बना रहे हैं, हम लोग लिप बाम बना रहे हैं, हम लोग हमारा शहद को पैक करके पूरे दुनिया और हिंदुस्तान में भेज रहे हैं। तो ये सब हम ये जानना चाह रहे हैं, जो आपके प्रोडक्ट है इस टाइम, जो शहद के जो प्रोडक्ट हैं, उनको आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से बेच रहे हैं। तो जो ऑफलाइन आपका जो बिजनेस है वो किन किन ग्रुप के साथ, कौन कौन से ब्रांड के साथ जो आपका प्रोडक्ट है वो मिलता है या कहाँ मिलता है? तो जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी छोटा बिजनेस हमने अभी शुरू ही किया है।
और हम लोग अभी धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो अभी जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं उसमें कुछ अच्छे नाम हैं, जैसे पारो गुड अर्थ करके एक ब्रांड है जिसके साथ हम काम करते हैं, उनके स्टोर से हम बेचते हैं। जी। फिर ताज पैलेस है दिल्ली में, जो कि हमारे प्रोडक्ट्स को बेचते हैं और अपने पास रखते हैं बेचने के लिए। उसके अलावा एक रेस्टोरेंट है दिल्ली में, ऑलिव बार एंड किचन, जो कि हमारा सामान इस्तेमाल करते हैं अपनी रसोई में। और इसके अलावा 2-3 और छोटे छोटे कैफ़े रेस्टोरेंट है दिल्ली में और बॉम्बे में और बेंगलोर में, जो कि हमारा शायद अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं। मैं दर्शकों को ये बता दूं कि जो सोशियो इकोनॉमिक मॉडल है कुणाल जी का, उस मॉडल को देखते हुए फोकस हिमाचल ने इन्हें सम्मानित किया था जब केलांग कनक्लेव हुआ था, और ये तब शहद की तलाश में केलांग पहुंचे थे। हमारी कोशिश थी ये कि इनका कोई MOU साइन करवाया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई इस तरह का किसान उस टाइम पे हमें वहाँ पे नहीं मिला था। खैर आगे चलते हैं। कुणाल जी, नूरपुर में एक वन अधिकारी के घर में आपका पैदा होना, आपकी स्कूली पढ़ाई नूरपुर में होना, फिर कैरियर ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट हमीरपुर में आपका पहुंचना, जिसको एक बड़ा नाम है जहां से आपकी पढ़ाई होती है। उसके बाद फिर से आपका दोबारा से पठानकोट में पढ़ाई करना, BBA करना, फिर चंडीगढ़ में जाके आपका नौकरी करना, और फिर दिल्ली का स्लम खिड़की गांव। ये जो सफर है इसके बारे में थोड़ा सा। जी, मैं मेरा ये मानना है कि मैं ना काफ़ी भाग्यशाली रहा जी। काफ़ी मैं लकी रहा। कुदरत ने और लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, वरना मैं भी वही सोचता हूँ कई बार कि मैं नूरपुर से हूँ और मैं ये सब जो चीज़ें कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में 15 साल पहले सोचा भी नहीं था, ख्याल भी नहीं था, शायद इस तरह से सोचना भी नहीं आता था। जी। मैंने बस ये किया कि जब किसी ने कुछ सिखाया तो मैंने ये नहीं सोचा कि इसको मेरे से ज़्यादा नहीं आता। मैं सीखता चला गया और लोग मेरे को सिखाते रहे। तो उसी हिसाब से जब मैं घर से निकला, हमीरपुर पहुंचा, स्कूलिंग किया, तो वहाँ पे सब कुछ नया था कि ऐसा तो नहीं देखा हमने पहले कभी, लेकिन ये नहीं सोचा कि ये गलत है और हम सही है। उसी सोच का चलता रहा, तो धीरे धीरे जानने को मिला कई चीज़ें। चंडीगढ़ में काफ़ी कुछ सीखने को मिला, रोजगार के बारे में, व्यवसाय के बारे में। दिल्ली पहुंच के जानने को मिला कि जिंदगी में पैसे से बढ़कर भी बहुत कुछ है, समाज भी कोई चीज़ है, आपका कर्तव्य अपने लिए तो है, अपने परिवार के लिए तो है, लेकिन परिवार से बड़ा भी कुछ है। जी। तो वो जब चीज़ें दिमाग में आना शुरू हुई तो फिर उस तरह के लोग मिलते गए और फिर उन्होंने वापस बुला लिया। जी। और फिर बस अब यहाँ पे आपके पास। खिड़की गांव में खिड़की आवाज, और फिर खिड़की आवाज की संचालक मालनी, वहां से आपकी मुलाकात होना। जी। तो उस प्रसंग को भी थोड़ा सा जी जी बताइए। मैं खिड़की गांव में रहता था, और खिड़की गांव जैसे आप बोल रहे हैं, दिल्ली में एक स्लम एरिया है जी, जो देखने में स्लम एरिया लगता है, लेकिन वो लोकेलिटी ऐसी है कि वो एकदम साउथ दिल्ली जी के सेंटर में है। जी। और क्योंकि उसको स्लम एरिया बोला जाता है, वहाँ पे किराया कम है जी। तो हर तरह के लोग रहते हैं, मैं भी वही रहता था जी। वहाँ पे। मेरा प्रासंगिक मुलाकात हुई मालिनी जी से एक एग्जीबिशन के दौरान। जी। वो एग्जीबिशन चला रहे थे खिड़की आवाज के ऊपर जी। जो कि एक क्वार्टरली समाचार पत्रिका है, जो कि बात करता है खिड़की गांव को एक ग्लोबल लेंस से। जैसे दुनिया में हमको हर तरफ देखने को मिलता है, भेदभाव देखने को मिलता है, अच्छे लोग देखने को मिलते हैं, बुरे लोग देखने को मिलते हैं। उन्होंने उसी लेंस को लिया खिड़की के ऊपर कि खिड़की में दुनिया भर के लोग रहते हैं जी। और खिड़की में क्या क्या दिक्कतें आती है जी। और वही दिक्कतें पूरे अगर उसको बड़ा किया जाए तो पूरी दुनिया में भी वही दिक्कतें हैं। जी। तो उन्होंने उसके बारे में बात करना शुरू किया अखबार के माध्यम से। मैंने वो अखबार का एग्जीबिशन देखा जी। और मेरा हमेशा से यही कीड़ा था कि मेरे को वापस हिमाचल पहुंचना है और मेरे को काम करना है हिमाचल में, लेकिन टूरिज्म में नहीं करना, क्योंकि टूरिज्म में मेरे को लगा कि नहीं, मेरा मन नहीं था। लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता था कि टूरिज्म एक काफ़ी टेकिंग वाला काम है, इसमें सिर्फ लिया जाता है, देना वापस मुश्किल है जी। समाज को और पर्यावरण को जी। तो इसलिए मेरे को वो काम नहीं करना था। तो जब मैंने खिड़की आवाज़ देखा, खिड़की आवाज़ करनी अखबार में मैंने उनकी कहानियां सुनी कि किस तरह लोकल लोगों के बारे में बातें करते हैं, तो मैंने मालिनी जी से जानना चाहा कि क्या हम ये चीज़ हिमाचल में भी कर सकते हैं। जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हो। मैंने बोला मैं हिमाचल से हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे गाँव में इतनी कहानियाँ हैं, इस तरह की बातें होती हैं, वो वहाँ भी की जाए। तो उनका कहना था कि आप हिमाचल से। अरे मैं रॉ हनी ढूंढ रही हूँ, एक प्योर शहद ढूंढ रही हूँ अपने लिए पिछले थोड़े टाइम से, और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। जी। तो हिमाचल में तो बहुत होता है, तुम दिलवा सकते हो। तो मैं नूरपुर का हूँ, कांगड़ा का हूँ, बचपन से सुना है शहद के लोग होते हैं, मौन पालक होते हैं। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल दिलवा सकते हैं। तो वहाँ से मैंने शहद की खोज करना शुरू करी। जी।
और शायद मधुमक्खी पालकों की खोज करना शुरू करी। और उसी खोज के दौरान मेरे को प्रभात जी मिले, और प्रभात जी के थ्रू मेरे को ये पता लगा कि आज की डेट में मधुमक्खी पालक कहते हैं कि हमारे बच्चे ड्राइवर बन जाए, दिहाड़ी लगा लें, ट्रैक्टर के साथ जाके रेत भर के ले आए, पर मधुमक्खी पालक का काम ना करें। तो वो इतना बड़ा सवाल, इतनी बड़ी स्टेटमेंट कि ना करें काम, जबकि मेरा काफ़ी जीवन शहरों में व्यतीत हुआ है जहाँ पे हर कोई चीनी छोड़ के शहद खाना चाहता है। और मैं गांव का हूँ जहाँ पे लोग शहद का काम करते थे, जहाँ पे अब लोग कह रहे हैं हमको शहद का काम नहीं करना, कुछ भी कर ले, शहद का काम नहीं करना। तो वो जो एक क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसी क्वेश्चन को लेके मैंने और मालिनी ने बात करना शुरू करी। नहीं, पर आप शहद लेके पहुंचे दिल्ली हिमाचल का कि नहीं? नहीं, मैं शहद लेके नहीं पहुंचा, मैं सवाल लेके पहुंचा। मालिनी के पास आप शहद की जगह सवाल लेके पहुंचा। और क्या सवाल थे वो? सवाल ये था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि दिल्ली में, चंडीगढ़ में लोग कह रहे हैं हमको शहद खाना है, और हिमाचल में जो मधुमक्खी पालक है वो कह रहा है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी ड्राइवर ही बन जाए, गाइड बन जाए, दिहाड़ी का काम कर ले, लेकिन मधुमक्खी पालन में ना जाए जी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि दुनिया कह रही है शायद शायद शायद, लोग कह रहे हैं, हर कोई कह रहा है मेरे को शुगर हो रही है। हम में से हर किसी के परिवार में कोई ना कोई एक बंदा है जिसको शुगर है, जो कहता है यार चीनी नहीं खानी, शहद खाना है। तो फिर वो शहद कहाँ से आ रहा है? शहद इतना बिक भी रहा है, मधुमक्खी पालक बना नहीं रहा, दुनिया कह रही है खाना भी है, तो हो क्या रहा है? तो ये एक सवाल मैं लेके गया था कि ये क्या हो रहा है। और फिर ये सारा कसमकस चल रही थी आपके बीच में, शहद को लेके जी सवाल थे जी। और इसी बीच अनूप जी की एंट्री होती है, अनूप भाई की एंट्री होती है। अनूप जी जो कि मालिनी के दोस्त हैं जी, और ये सब्जेक्ट अनूप जी के साथ भी डिस्कस होता है। उसके आगे क्या होता है? अनूप जी का भी सोच काफी हमसे मिलती जुलती है। उनका आइडिया है डिसेंट्रलाइजेशन पे काम करने का जी। उन्होंने अपनी जिंदगी काम बिताई है, उन्होंने अपनी जिंदगी सारे बैंकों के डेटा को सेंट्रलाइज करने में। तो अब वो सारी जिंदगी काम करने के बाद उनका मन उचट गया सेंट्रलाइजेशन से, डिसेंट्रलाइजेशन। अब वो डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं जी। तो वो हमको उस टाइम पे मिले जो कि आई थिंक यूनिवर्स का एकदम पक्का टाइम था, जो कहते हैं कि फल जब मीठा होना होता है तभी होता है जी। तो वो उस टाइम पे आए जब हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन के लिए सोच रहे थे कि कैसे करें, क्या करें जी। उस टाइम पे अनूप जी आए, उन्होंने हमसे पूछा कि क्या चल रहा है आजकल जिंदगी में। हमने बताया एक सवाल है जिसका प्रश्न अंतर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो वहीं से बात शुरू हुई कि अच्छा क्या होगा, कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा, क्या कर सकते हैं। अब हमको भी बिजनेस का नॉलेज नहीं है, साइंटिफिक आइडिया है, साइंटिफिक सपोर्ट भी है, जज्बा भी है काम करने का, लेकिन जो व्यवसाय के लिए जो नॉलेज चाहिए होती है वो नहीं थी। तो उन्होंने हमसे कुछ सवाल पूछे, हमने उनको कुछ जवाब दिए। बातों में ये डिसाइड हुआ कि वो हमको सपोर्ट करेंगे, हम काम शुरू करें जी। बस वो 2018 में इन्होंने हमको सपोर्ट कर बोला कि हम करेंगे, इन्होंने किया और हमने तब से काम शुरू कर दिया। और 2018 में आपको एक जो आपके सवाल थे उनको एक जवाब मिल गया कि आप जाके काम करिए जी। और आपका ये प्रोजेक्ट जो पिछली सरकार थी जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व वाली, उसमें एक बड़ी महत्वाकांक्षी एक स्कीम थी, HPCM स्टार्टअप स्कीम जी। उसमें आपके इस जो आइडिया था इसका रिकग्निशन मिली और ये आइडिया स्कीम में आया। आपको इंक्यूबेशन सेंटर मिला जहाँ पे आपको शहद और मौन पालकों के साथ काम करने की टेक्निकल नॉलेज और तरह की प्रशिक्षण जो शामिल है एक साल में। तो ये जो एक साल का इंक्यूबेशन का आपका पीरियड रहा, उसमें क्या कुछ रियल में कुछ सीखने को मिला या कुछ क्या चीजें रही? जी, मैं सीखने को तो ऑफ कोर्स बहुत कुछ मिला, लेकिन वो सीखना ज्यादातर यही मिला कि एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है एक फील्ड पे काम करने वाले किसान में और एक लैब में काम करने वाले साइंटिस्ट के बीच में बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। और वो डिस्कनेक्ट जब तक खत्म नहीं होगा तब तक किसान अलग सफर करेगा। और लैब में लैब में बहुत अच्छी चीजें बन रही है, बहुत अच्छी वैज्ञानिक इंटरवेंशंस की जा रही है, लेकिन वो इंटरवेंशन फील्ड तक नहीं पहुंचती जी, क्योंकि डिस्कनेक्ट बहुत बड़ा है जी। मौन पालकों की बात करें तो मौन पालक अपनी जिंदगी साल के 12 महीनों में से 9 महीने वो जंगलों में होते हैं जहाँ पे ना सिग्नल होगा ना बैटरी होगी। और जो हमारे साइंटिस्ट है वो 12 में से 9 महीने लैब में बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं, तो वो उनका जुड़ाव ही नहीं हो पाया। तो मैंने इस इंक्यूबेशन सेंटर में या अपने जो भी सरकारों के साथ मैंने मिलकर काम करने की कोशिश करी, उसमें मेरे को ये समझ आया कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं वो सूत्रधार बन सकता हूँ कि मैं इनकी प्रॉब्लम्स लेके उनके पास जाऊँ और उनसे सोल्यूशन लाके इनके पास दूँ। तो वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसमें भी रोज नई प्रॉब्लम्स आती हैं, रोज नए सॉल्यूशंस मिलते हैं। बेसिक
क्या आइडिया है आपका स्टार्टअप में, क्या है आपका जो प्रोजेक्ट है सीएम स्टार्टअप में? तो मेरा जो मेजर आइडिया है काम करने का वो ये है कि मेरे को एक मॉडल तैयार करना है जी मधुमक्खी को सेंटर करके, ठीक है कि मधुमक्खी सेंटर में है। जी। तो मॉडल शुरू होता है मधुमक्खी पालकों की ट्रेनिंग से। हम्म, मधुमक्खी पालकों की ट्रेनिंग से शहद बनेगा, जी शहद से मोम भी आएगा, शहद और मोम और प्रोपोलिस ये चीजें बनेगी। ठीक है अगला मॉडल का स्टेप होता है कम्युनिटी को ट्रेनिंग देना, जी जो गांव की औरतें हैं या गांव में जो लोग हैं जिनको जरूरत है सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम की, उनको ट्रेनिंग देना कि इन चीजों के साथ एंड यूजर प्रोडक्ट कैसे बनाया जा सकता है। जी वो एंड यूजर प्रोडक्ट बनाना, उस एंड यूजर प्रोडक्ट को बनाने में साइंटिफिक इंटरवेंशन जो चाहिए वो लेके आना, ट्रेडिशनल नॉलेज जो चाहिए वो लेके आना। उससे जब वो एंड प्रोडक्ट तैयार होता है तो आर्ट को यूज करना, क्योंकि अभी हम जब बात करते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की, बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस की, क्लाइमेट चेंज की, हम सब सोचते हैं यार ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, ये मैं क्या करूंगा इसके लिए, मैं कुछ नहीं कर सकता एज एन इंडिविजुअल, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे को ये बताना है कि एज ए इंडिविजुअल ही हम सब कुछ कर सकते हैं जी। हम सोचेंगे समाज कुछ करेगा, समाज क्या है, समाज हम ही लोग हैं, आप और मैं समाज है। आप अकेला बैठ के सोचेंगे यार मैं क्या करूं, एक फूल लगा दूंगा उससे क्या होगा, एक फूल से 2 मक्खियों का पेट भरेगा, कुछ ना कुछ वो बूंद बूंद घड़ा जो भरेगा वो भरता है। तो तीसरा स्टेप है मेरा आर्ट, कला को यूज करके, चाहे वो पोएट्री हो, चाहे वो कॉमिक्स हो, चाहे वो कहानियां हो, उसको इस्तेमाल करके इन सब चीजों को बाहर मार्केट तक लेके आना। फिर इसका चौथा स्टेप है कि जो कस्टमर है, जो एंड कस्टमर है, जो शहरों में बैठे हैं, जो अच्छी चीज की तलाश कर रहे हैं, उनको अवेयर कराना कि आप ये खाएंगे या ये खाएंगे या ये खाएंगे, उससे आपके एनवायरनमेंट पे क्या फर्क पड़ रहा है। क्योंकि हमको आदत है ऑनलाइन ऑर्डर किया हमारे पास पहुंच गया, हमको नहीं पता वो कौन पैक कर रहा है, वो पैक करने वाला को क्या प्रॉब्लम्स है, उसको भेजने वाले को क्या दिक्कतें हैं, हमको कुछ नहीं पता। हमारा रिश्ता सिर्फ पैसा और प्रोडक्ट के साथ है। तो मेरे को वो तोड़ना है, मेरे को बताना है कि प्रोडक्ट के पीछे लोग हैं जो जिनको फर्क पड़ता है कि आप लेंगे या नहीं लेंगे, आप किस तरह का लेंगे, आप प्लास्टिक की पैकेजिंग लेते हैं या आप शीशे की पैकेजिंग लेते हैं, उससे हमारे एनवायरनमेंट पे क्या फर्क पड़ता है। तो ये मेरा 5वां स्टेप है। और फिर जब एंड यूजर तक, कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है, वहां से जो रेवेन्यू आएगा उस रेवेन्यू को दोबारा इसी चीज में झोंकना, मधुमक्खी पालकों को तैयार करना, मधुमक्खी पालकों की एक्सटेंडेड कम्युनिटी को तैयार करना, और इन सारे प्रोसेस में एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना जो कि मधुमक्खियों के लिए और पॉलिनेटरों के लिए काफी उपजाऊ। बातचीत के बीच में कुछ जो शहद को लेके कुछ जो बड़ी बातें हैं, थोड़ी सी वो बातें भी हम आपसे जानना चाहते हैं। जब बात आती है शहद की तो ये कहा जाता है कि चंबा में जो छिचड़ी होती है, छिचड़ी का फूल होता है, उसका शहद गुणवत्ता में बहुत अच्छा। तो उसके बारे में थोड़ा सा, छिचड़ी के शहद के बारे में। जी, छिचड़ी को बोला जाता है प्लैंक्ट्रथस रुगोसस, जो इसका साइंटिफिक नेम है, बोटेनिकल नेम है। और ये एक छोटा सा हर्ब होता है जिसमें फूल आता है सितंबर अक्टूबर के टाइम पे। जी ठीक है। अब छिचड़ी का शहद एक ऐसा शहद है जिसको आप मुंह में रखेंगे तो ऐसा लगेगा मुंह में फूल फूट गया। वो स्वाद कहाँ से आया आपको समझ नहीं आएगा, तो पूरे मुंह में फूल का स्वाद आ रहा है, तो शहद को बहुत अच्छा माना जाता है। और दूसरा पानी की तरह दिखता है, तो लोगों के लिए एकदम नई चीज है कि पानी जैसा शहद कैसा, क्योंकि शहद तो हमने गाढ़ा देखा है या फीका देखा है, पानी जैसा नहीं देखा। तो ये चीजें हैं, तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। लेकिन अब इसी में आपको समझ आएगा एनवायरमेंटल क्राइसिस का प्रॉब्लम। 5 साल पहले हमने छिचड़ी हार्वेस्ट किया था अक्टूबर महीने में भरमौर से। ठीक है। और हमारी बहुत खतरनाक डिमांड, हर कोई छिचड़ी चाहिए, छिचड़ी चाहिए, छिचड़ी चाहिए। हमारा 3 महीने में सब बिक गया। हमको लगा कि ये तो भाई जबरदस्त है, हमको और बनाना है। तो मैंने उसी इलाके में और बी कीपरों को ढूंढना शुरू किया। मैं और मालिनी गाड़ी लेके हम लोग सब जगह घूमते हैं, हम लोग खुद सब गाँव में जाते हैं, सब लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं। तो हम लोगों ने छिचड़ी के लिए लोगों को तैयार करना शुरू किया। चंबा के आसपास भरमौर, हड़सर, लूना, थोड़ा सा पीछे आ जाओ, चौड़ी तक के लोगों को हमने इकट्ठा किया कि बनाएंगे। तब से लेके अब तक हम पिछले 5 सालों से ट्राई कर रहे हैं। हम सितंबर में वहाँ होते हैं, लेकिन एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी हो चुकी हैं, क्योंकि जब ये ब्लूम करता है अक्टूबर में, तो उस टाइम पे बारिशों का टाइम भी होता है। तो अगर बारिशें कम हुई तो जो फूल है छिचड़ी का वो खिलेगा तो जरूर, मक्खी अपने छत्ते से बाहर तो जरूर आएगी, लेकिन फूल के अंदर रस नहीं होगा। ओके। तो मक्खी जाएगी फूल पे, रस नहीं लेके आएगी तो क्या करेगी, क्या खाएगी? तो वो किसी और फूल पे चली जाएगी। उस टाइम पे अपना कुट्टू लगा होता है जिसका आटा बनता है, बकवीट जिसको बोलते हैं, तो मधुमक्खी बकवीट पे चली जाती है, फिर छिचड़ी पे नहीं जाएगी। और अगर बारिशें ज्यादा हुई तो इतनी ज्यादा हो जाती है कि बाहर शहद तो बहुत है, लेकिन मधुमक्खी छत्ते से बाहर नहीं जा पा रही, तो वो ले नहीं पाएगी। और हम लोग काम करते हैं एथिकल, जिसका मतलब है कि हम 30 to 40% हार्वेस्ट करेंगे, 60% हम छोड़ेंगे मधुमक्खियों के लिए। ठीक है। तो जो हम प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं उसकी वजह से
और जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, पिछले 5 सालों में हमने एक जार भी छिछड़ी हार्वेस्ट नहीं किया। अभी आपने जब ये छिछड़ी के बारे में बता रहे हैं तो आपने एक बात कही कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल चेंज है, इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पे मधुपालकों पे, मधुमक्खी पालकों पे देखने को मिल रहा है। तो जैसे अभी बात करें हम, जैसे ये जिस जहाँ पे नगरोटा वगवा में हम बैठे हैं, यहाँ पे लीची बड़ी प्रचुर मात्रा में होती है, सोलह में बड़ी होती है। तो अगर इस बार के सीजन की हम बात करें तो क्या आपको क्या लग रहा है कि इस बार किस तरह की प्रोडक्शन की संभावना है, जिस तरह की आप देखिए, आप भी लोकल हैं, इस बार क्या सीजन रहा है हमारे एक दिन धूप खिली है, 4 दिन बारिश हुई है। तो एक दिन मक्खी बाहर गई है, फूल पे शहद लेके आई है, 4 दिन बारिश हुई है, उसने वो शहद खा लिया। फिर 4 दिन बाद हल्की सी बारिश हटी है, मक्खी फिर बाहर गई है लेने, पर बारिश से फूल झड़ गया। तो इस टाइम पे बाहर ना आम पे बूर है, ना लीची पे है, ना जो हमारे और चीजें खिलती थी जंगल में खिलती थी, ना उस पे है। तो आज की डेट में जब आप बी कीपरों से बात करेंगे लोकल, तो वो आपको बताएंगे कि ना इस बार लीची हनी हार्वेस्ट हो पाया है, ना जो मल्टीफ्लोरा हार्वेस्ट होता है वो हो पाया है। अगर कोई 100 किलो कर पाता था, उसके बाद 10 किलो भी नहीं है इस बार जी। और ये सब इन्वायरमेंटल वार्मिंग की वजह से। एक कुणाल, हमें क्या ये नहीं लगता कि हम देखते हैं जब बड़े गहराई से भी कीपर्स के बीच में जाते हैं इस तरह के लोगों में, तो जब बरसात के दिन होते हैं या इस तरह के दिन होते हैं जब मधुमक्खी मार नहीं निकल पा रही है या फूल नहीं है, तो हम उनको अक्सर बिना इस तरह के मधुपालकों को उनको चीनी के रूप में फीड करते, सिर्फ देते हुए देखा है जी। तो कई सवाल उठते हैं उससे कि क्या हम, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, R&D की बात करें, तो ऐसी फीड कोई मधुमक्खियों के लिए उस सीजन के लिए क्या कोई ऐसी फीड आई है अभी तक, कोई इस तरह का काम हो रहा है जो चीनी को अल्टर करके हम उनको कोई ऐसी चीज दे सके? देखिए, तो चीनी का जो काम है, चीनी या शहद जो है वो मधुमक्खियों के लिए फ्यूल का काम करती है, ठीक है। वो अपने खाने के लिए उनको पोलन चाहिए होता है, पराग चाहिए होता है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बी ब्रेड भी बोलते हैं। मधुमक्खी खुद भी वो खाएगी, बच्चों को भी वो खिलाएगी, ठीक है। शहद वो खाती है जब उसको घर से बाहर उड़ना है काम करने के लिए। जैसे हम लोगों को बचपन में घर वाले शहद या दही खिला के भेजते थे ना, जा दिन अब दौड़ के, वैसा मधुमक्खियों के लिए शहद, उनके लिए वो ताकत का काम करती है। तो जब हम उनको चीनी का सिरप देते हैं, तो आइडियली हिंदुस्तान में नहीं किया जाता, बहुत कम जगह भी किया जाता है, लेकिन साथ में पोलन की पैटी दी जाती है, जो पराग की पैटी होती है, ताकि उनका पेट भरे उससे। और अगर उनको बाहर काम करने जाना है तो उनको वो सिरप दिया जाएगा। और वो सिरप भी हमको इसलिए देने की नौबत आती है क्योंकि हमने उनके लिए शहद बिल्कुल नहीं छोड़ा। और शहद हम इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि मधुमक्खी पालक को रेट अच्छा नहीं मिलता। अब एक मधुमक्खी पालक जो कि माइग्रेटरी बी कीपिंग कर रहा है, जो अपने 100-200 डब्बे यहाँ से लेके कांगड़ा से लेके दोनेरा लेके जा रहा है, अमृतसर लेके जा रहा है, तो अगर वो साइंटिफिक बी कीपिंग करेगा तो उसको एक डब्बे के ऊपर दूसरा डब्बा लगाना पड़ेगा, जिसको हम सुपर और डीप चैम्बर में डिवाइड करते हैं। तो जब उसको रेट ही अच्छा नहीं मिल रहा, तो वो सुपर के डब्बे को एक्स्ट्रा कहाँ लेके जाएगा? 200 डब्बे से उसकी गाड़ी भर जाती है, सुपर लगा लेगा साथ में तो एक गाड़ी और करनी पड़ेगी उसको। उस गाड़ी का एक्स्ट्रा खर्चा कौन देगा? फिर क्या गारंटी है कि वहां पे शायद इतना निकलेगा कि वो सुपर में भी भरे? भर भी गया, क्या गारंटी है कि उसको उतना रेट मिलेगा जो उसको चाहिए? क्योंकि एक बी कीपर से आप कहीं भी बात कर लीजिए, और मैं बात कर रहा हूँ जिन इलाकों में हम काम करते हैं उन इलाकों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम काम करते हैं 5000-6000 फीट से ऊपर। वहाँ पे पहुँचने में भी दिक्कत होती है, डब्बे उठा के लेके जाने पड़ते हैं, कई बार भालू का डर होता है, कई बार लैंडस्लाइड का डर होता है, तो वहाँ पे खर्चा ज़्यादा पड़ जाता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की, पंजाब की, हरियाणा की, जहाँ गाड़ी रोड पे रोकी, डब्बे उठा के खेत में लगा दिए, वहाँ पे बी कीपर को रेट पड़ता है 150 से 150 रुपया पर किलो अपने खुद के लिए जी। और डीलर आके रेट देता है 60 रुपया। तो फिर वो तो सब निकाल लेगा ना, वो तो छोड़ेगा ही नहीं मक्खी के लिए कुछ, क्योंकि 60 रुपए का वो शायद मिल रहा है। एथिक प्रैक्टिस की हम बात कर रहे हैं, जो गुड प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, नहीं फॉलो कर पाता, वो बी कीपर नहीं फॉलो कर पाता क्योंकि उसको रेट नहीं मिलता। ओके, उसको रेट मिलेगा तो वो फॉलो करेगा। अभी आप, जब हम आपसे बात कर रहे थे तो 2-3 चीजें हमें समझ में आई। एक, आपने बात की कि जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं, जो बड़े होटल चेन्स हैं या बड़े स्टोर्स हैं, उसमें आपका प्रोडक्ट जा रहे हैं, एक बात तो आपने ये की। दूसरा, जब हम मधुमक्खियों के डिब्बों को देखते हैं, एप्पल के बगीचों में रखे हैं, क्योंकि परागण के में भी मधुमक्खी की बड़ी भूमिका है, तो हमारे पास बगीचे भी हैं हिमाचल में, हमारे पास इस तरह की प्रॉपर्टीज भी हैं, क्योंकि हम टूरिज्म स्टेट हैं।
तो क्या हमारे पास ऐसे जंगल भी है हाई रिचेज के, जहाँ पे इस तरह की हर्ब्स हैं, हमारे पास मेडिसिनल प्लांट्स जी हैं। जी जी। तो आपको, जब आप 5-7 सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो कैसा मॉडल यहाँ पे ऐसा हो जिसमें सतत आजीविका की बात हम कर सकें, और जो जी लोकल रोजगार की बात है, तो ये 4-5 चीज़ों को, 4-5 विभागों को मिला के, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जी, आपका, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म डिपार्टमेंट को मिलकर बना के कैसा मॉडल होना चाहिए, हम ये आपसे जानने की कोशिश करेंगे। जी। मैं एक बाहर से एक पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ। मैं तंत्र का हिस्सा नहीं हूँ, जी लेकिन मैंने वही काम किया जो तंत्र कर हाँ रहा हाँ, हमारा क्या सुजेशन हो सकता है जी, सरकारों को? सुझाव के तौर पे मैं बोलूंगा हम्म, कि ये जितने भी डिपार्टमेंट के आपने नाम लिए एक्सेप्ट टूरिज्म, हर एक की मैंडेट में मधुमक्खी पालन है, जी लेकिन हर कोई अपना अपना साइलो में काम कर रहा है। अगर हम मिलके काम करने की कोशिश करें, जैसे हमारा जो गांव है जहाँ पे हमने मॉडल तैयार किया है, अगर हम इसी तरह का एक मॉडल विलेज की बात की जाए, जहाँ पे एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सके, जहाँ पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सपोर्ट करे आपको सैपलिंग्स लगाने में, जो बी फ्लोरा है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपको हेल्प करे ऐसे एरियाज में काम करने के लिए जहाँ पे आप बॉक्सेस लगा सकें, ठीक है। फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट आपको एनटीएफई प्रोडक्ट्स के लिए जो मार्केटिंग मिलती है, या आपको जो ट्रेनिंग मटेरियल मिलता है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, उसमें आपको ट्रेनिंग दे। ओके। तो उसी ट्रेनिंग के माध्यम से हम औरतों को सिखा सकते हैं कि मधुमक्खी के मोम से कैसी चीजें बनानी है। हॉर्टिकल्चर से हम सिखा सकते हैं कि आप ये जो फूल पौधे हैं ये भी आप बेच सकते हैं आगे, क्योंकि ये आप ज्यादा एरिया में लगाएंगे तो ज्यादा मक्खियों को शहद मिलेगा, ज्यादा मक्खियों को खाने को मिलेगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हम ट्रेनिंग ले सकते हैं कि ये जो फूल एक बार मधुमक्खी ने शहद ले लिया, इसके बाद इसको काट के, इसको प्रोसेस करके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेल की जा सके। तो मधुमक्खी एक ऐसी चीज है जो कि सब चीजों को जोड़ती है। गद्दी भाषा में कहते हैं कि मधुमक्खी शिव जी का गण है, और वो गण सबसे पहले गण थे जो कि पहले धरती का चक्कर लगा के आए, देख के आए, सूसरा लेके आए कि कैसे किया जाता है काम। और फिर जब शादी हुई तो उस टाइम पे सबसे पहले गण वही आए देखने के लिए कि सारा माहौल ठीक है कि नहीं। ओके। तो साइंस भी कहती है कि अगर गण, ये वाला गण गायब है किसी भी एनवायरनमेंट से, तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी में कोई मेजर प्रॉब्लम है। हम लोग कीड़ों को देखते नहीं है क्योंकि कीड़े हैं, लेकिन अगर हम नजर मारना शुरू करें, आज से 5 साल पहले जब आप गाड़ी लेकर निकलते होंगे यहाँ से मंडी के लिए, आपकी गाड़ी की शीशे में कई बार कुछ कीड़े बचते होंगे। बचते थे, बिल्कुल। बाइक पे जाते थे, मुंह पे बचते थे जी। अब लास्ट कब हुआ ऐसा? नहीं हुआ, अब नहीं बचते। नहीं बचते, कीड़े है ही नहीं। तो वही बात है, हम लोग उन चीजों को नोटिस नहीं कर रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीजें हो नहीं रही। जी। नोटिस करना जरूरी है। हमारे सब विभागों के पास अच्छे साइंटिस्ट हैं, अच्छे साइंटिफिक टूल्स हैं, हमको मिलके काम करने की। एक वकालत हम और आपसे चाह रहे हैं कि नगरोटा बंगवा में एक ऐसा हेरिटेज रिसर्च सेंटर है, बी रिसर्च सेंटर है, जो प्री इंडिपेंडेंस का है, 1936-38 में वो खुला था, और इस यहाँ का बड़ा रोल रहा है। पूरे देश को अगर मिठास शहद की पहुँचाई है तो इस रिसर्च सेंटर ने पहुँचाई। तो क्या आपको लगता नहीं कि इस रिसर्च सेंटर को एक हेरिटेज रिसर्च सेंटर का दर्जा मिलना चाहिए, और वहाँ पे ये सेंटर एक ऐसा हो जो नेशनल लेवल के मधु पालक हैं उनको मॉडर्न टेक्निक के साथ, मॉडर्न चीज़ों के साथ, और किस तरह का मधु पालन अब हमें करना होगा उसकी ट्रेनिंग दी जाए? जी, वो तो बिल्कुल मेरा मानना ही है कि इस तरह का मॉडर्न बी कीपिंग सेंटर्स होने चाहिए। इनफैक्ट हर डिस्ट्रिक्ट में एक आधा छोटा सा नहीं, पर अभी तो है नहीं ना। अभी नहीं है, लेकिन आइडियली मतलब हम लोग उम्मीद कर सकते हैं जी। तो उम्मीद मेरी है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा छोटा सा सेंटर हो जो कि इंटीग्रेटेड बी डेवलपमेंट सेंटर हो, जिसमें हम ट्रेडिशनल नॉलेज भी इस्तेमाल करें। अभी हिमालयन स्टेट है हिमाचल, हमारे यहाँ पे लॉग हाइव से लेके वॉल हाइव से लेके बहुत सारे बी हाइव के ट्रेडिशनल मेथड्स भी हैं जी, जो कि प्लेन्स में नहीं है, सिटीज में नहीं है जी, यूरोपियन कंट्रीज में नहीं है जी। वो हम लोग भूल रहे हैं क्योंकि हम लोगों को अब दूसरे चीज को अपनाना है। तो जो हमारे ट्रेडिशनल पुराने एथनोबॉटनिकल वेज ऑफ लिविंग थे कि मैं भी खाऊंगा तू भी खा, घर पे जगह छत्ता है तो मैं 2 ही रोटी तोड़ूंगा, 2 ही हनी कोम निकालूंगा, बाकी मैं मक्खियों के लिए छोड़ूंगा, वो चीजें हम भूलते जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये हेरिटेज सेंटर अच्छी तरह से डेवलप हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक इस तरह का म्यूजियम भी बने जो कि हमारी जो पुरानी प्रैक्टिस है उसको भी दिखाए, क्योंकि वो देखने का नजरिया है। अगर आप मॉडर्न नॉलेज के साथ पुरानी प्रैक्टिस को देखेंगे तो आप उसमें कई चीजें जोड़ सकते हैं। इनफैक्ट कि आप नई चीज लेके आए और पुरानी को हटा दें, उसका कोई मेरे को ताल्लुक समझ नहीं आता। मेरा मानना है कि दोनों को जोड़ के किया जाएगा काम तो वो ज्यादा अच्छा होगा। जल्दी चलते चलते मेरा आखिरी सवाल है, जब हम टूरिज्म स्टेट हैं और हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म विभाग के अंडर जो टूरिज्म कॉरपोरेशन है वो खुद अपने होटल भी चलाती है,
तो जो हिमाचल का शहद है, हिमाचल की चाय है, या हिमाचल की और हमारा अदरक वहाँ पे है, तो लहसुन। मतलब इस तरह सा अदरक चाय के साथ और शहद के साथ यहाँ के जो लोको प्रोडक्ट को लेके कोई ऐसी ब्लेंडिंग तैयार की जाए, कोल्ड ड्रिंक, हॉट ड्रिंक, जो हमारे जो खुद के होटल हैं, जो हमारे सरकार के होटल हैं, क्या उनमें वेलकम ड्रिंक की तरह नहीं इसको पेश किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। आप किसी भी बी कीपर के घर पे जाएंगे गर्मियों में, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शहद के अंदर पानी ठंडा मिला के पिला देंगे। जी तरोताज़ा हो जाता है इंसान, जी कुछ नहीं चाहिए उसमें। जी अगर हम उतना भी शुरू कर दें, जी हम छोड़ दें कि बाकी चीज़ें मिलाना है, उसको मिलाना, वो भी छोड़ दें, जी तो हमारे जो जितने बी कीपर भाई हैं जिनको बेचने को नहीं मिलता कोई बंदा, जी उनका शहद निकलना शुरू हो जाएगा। जी और दिस इज समथिंग जो कि मेरे को लगता है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट कर सकता है अडॉप्ट। जी अभी अगर हम यूरोपियन देशों की बात करें, जी अमेरिकन राज्यों की बात करें, जी तो वहाँ पे बड़े बड़े होटलों ने अपने मधुमक्खियों के डब्बे रखे हुए हैं। जी आसपास के 4 लोगों को रोजगार दिया हुआ है कि डब्बे आपने संभालने हैं, आपने शहद निकाल के हमको देना है। जी वो शहद निकलता है, वो शहद की एक एक्टिविटी हो जाती है, गेस्ट आके देखते हैं कि शहद निकल रहा है, मधुमक्खी, अच्छा ये चीज़ होती है, जी तो जानकारी मिलती है। तो वो गेस्ट जब वापस अपने घर जाएगा, उसको हिमाचल की प्रकृति तो याद आएगी, उसको मक्खी भी याद आएगी, तो वो अपनी बालकनी में 4 फूल ज़्यादा लगाएगा। ओके दोबारा उसको मक्खी दिखेगी तो डरेगा नहीं कि हाँ इसको भगाओ, मारो, काटो, ये नहीं करेगा। वो याद आएगा उसको कि यार मक्खी ऐसी होती है, ये चीज़ें करती है। तो मेरा मानना है कि टूरिज्म, जो कि बहुत ही ज़्यादा कस्टमर फेसिंग डिपार्टमेंट है, वो अगर थोड़ा सा भी इसमें कोशिश करे तो हम काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेके आ सकते हैं। तो किसी भी, चूंकि आप अब ये एक सोशियो इकोनॉमिक मॉडल है आपका, तो किसी भी मधुपालक को अगर कोई समस्या आती है तो कुणाल जी आप कैसे मदद करेंगे? या कोई भी मधुपालक आपसे मिलना चाहता है, आपसे संपर्क करना चाहता है, तो कोई उनके लिए आप अपना नंबर छोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यूजुअली मेरा जो अपना खुद का व्हाट्सएप नंबर है, वो यहाँ के आसपास के सभी मधुमक्खी पालकों के पास और उनके ग्रुप में है। जी मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं और कुछ कर ना सकूं, तो उनके जो सवाल होते हैं कि यार ये स्कीम कैसे मिलेगी, यार ये प्रॉब्लम आ गई है। जैसे लॉकडाउन में बहुत दिक्कतें आई हमको। जी लॉकडाउन में हमारे बी कीपर कोई अमृतसर में फंसा है, कोई गुरदासपुर में फंसा है, कोई राजस्थान में फंसा है, सब चाल चलन बंद हो गया कि गाड़ियाँ नहीं चल सकती, ये नहीं हो सकता। बी कीपरों के फ़ोन में सिग्नल नहीं है, रिचार्ज नहीं करवाए हुए बेचारों ने, वहाँ पे फूल खत्म हो गया, मधुमक्खियों को खाने को कुछ नहीं है, यहाँ पे वो घर नहीं आ सकते, फंसे हुए हैं कि मधुमक्खियाँ भी मर जाएंगी, हम भी मर जाएंगे। तो उस टाइम पे मेरे को समझ आया कि मेरे जैसे बंदे की जरूरत क्या है, क्योंकि वहाँ पे मैं अपने घर पे बैठ के मैंने सिर्फ फ़ोन किए, डीसी ऑफिस में फ़ोन किया, एसडीएम ऑफिस में फ़ोन किया, बी कीपर को फ़ोन किया, उनको वो पर्चियाँ पहुँचाई, उनको वो एप्लीकेशनें पहुँचाई, तो वो ट्रैवल कर पाए। जी तो वो चीज़ें करने के लिए, इस तरह की कोई भी हेल्प करने के लिए मेरा हमेशा आगे हूँ। आप एक बार नंबर अपना मेरा नंबर है 9971 410 306 और कंपनी का नाम, वेबसाइट है tenaciousbee.com। तो मेरे को कोई भी पहुंच सकता है, संपर्क कर सकता है, मैं हमेशा तैयार हूँ, क्योंकि मेरे को ये, मेरा ये मानना है और मेरा ये एक्सपीरियंस भी रहा है कि मैंने 1 रुपये की किसी की मदद करी है, मेरे को 10 रुपये का मिला है वापस। कुणाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यूं ही आज बी डे पे आप जिस तरह की मिठास भरी आपने हमें चीज़ें सुनाई हैं शहद को लेके, मज़ा आया हमें। हम उम्मीद करेंगे कि जितने लोग आपके साथ जुड़े हैं आगे और ये कुनबा बढ़ता जाए और एक अच्छा मॉडल हम शहद उत्पादन का और उसकी वैल्यू एडिशन का यहाँ पे दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।